अच्छा, कल तक हमने जो किया था, तो कोई रिवाइज करवाना चाह रहा है 5 मिनट में। बेसिकली प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि प्लेस वैल्यू क्या है और किस तरह यूज हो रही है। मैं कराऊं सर। जी सर, श्योर। जी अच्छा। एक्चुअली ये क्या था, बिट क्या सर, क्या बोल रहे थे, बिट? सर, बिट मैनिपुलेशन का टॉपिक था, लेकिन हम प्लेस वैल्यू देख रहे थे ना। एक्चुअली हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि जो नंबर्स हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, वो उसको बोलते हैं, उसका बेस 10 होता है। वो बेस 10 के ऊपर बेस कर रहे होते हैं जो नंबर्स हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर यूज करता है वो बेस 2 को यूज कर रहा है। अब कंप्यूटर जो बेस 2 को यूज कर रहा होता है, तो जाहिर है वो तो हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर का जो बेस 2 है वो बाद में बेस 10 में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब जब बेस 10 में कन्वर्ट होता है, वो जो आउटपुट आती है वो एज अ ह्यूमन हमें समझ में आ जाती है। ये हमारा मेन प्रॉब्लम है, या मेन जो भी के जो हमने सॉल्व करनी है। तो इसी तरीके से जब हम कैलकुलेशन करते हैं, वो बेस 10 में होती है। अब उसको कंप्यूटर को शिफ्ट करना है बेस 2 में। तो इसका मतलब है हमें ये समझना चाहिए कि ये जो कन्वर्जन बेस 10 से बेस 2 और बेस 2 से बेस 10 में होती है, ये क्या होती है। तो बेस 10 जो है, पहले हम वो समझते हैं जो कल उन्होंने स्टार्ट किया, कि बेस 10 में जो हम नंबर्स लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 453, जिसको बोलते हैं हम 453। एक्चुअली मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज ऑफ सिंबल्स। मैथ्स जो है ना, वो सिंबल्स में बात करता है। और सेकंड, मैथ चीजों को कंसाइज करता है। तो इसलिए ये जो 453 है, जिसको आप 453 कहते हैं, ये एक्चुअली 453 नहीं है। ये तो 3 डिजिट्स है, 453। तो एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में जो 4 है, तो हमें प्लेस वैल्यू देखनी होती है कि जो 453 में पहला नंबर है, उसकी प्लेस वैल्यू 1 है। तो बेस 10 में 1 कहते हैं। एनीथिंग एनीथिंग पावर 0 इज कॉल्ड 1। सो जो पहली वैल्यू है, उसकी उसकी जो प्लेस वैल्यू 1 है, वो कैसे आई है? 10 रेज पावर 1, सॉरी 10 रेज पावर 0। तो जब 10 रेज पावर 0 करेंगे तो वो 1 होता है। तो इसका मतलब जो 3 है 453 में, उसकी प्लेस वैल्यू 1 है। लेकिन लिखेंगे 10 रेज पावर 0, क्योंकि बेस 10 है ना, इसलिए 10 रेज पावर ले रहे हैं। अब जो सेकंड डिजिट है 5, उसकी प्लेस वैल्यू, हमने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, प्राइमरी के बच्चे पढ़ रहे होते हैं कि इसकी बेस वैल्यू, इसकी जो प्लेस वैल्यू 10 है। अब 10 है, तो 10 को कैसे करेंगे? वो 10 बेस में 10 रेज पावर 1। जब 10 रेज पावर 1, किसी चीज की पावर 1 हो तो वही नंबर आता है। तो इसकी प्लेस वैल्यू 10 हो। अब जो थर्ड डिजिट है वो 4 है। हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, इसकी प्लेस वैल्यू 100। तो अब इसको बेस 10 में कैसे बताएंगे? हम कहेंगे इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 10 रेज टू पावर 2 है, क्योंकि 10 रेज पावर 2 100 होता है। तो इस तरीके से हम जो है ना, इसको प्लेस वैल्यू बता रहे हैं कि जो 3 है, उसकी प्लेस वैल्यू 10 रेज पावर 0 है, 5 की 10 रेज पावर 1 है, और 4 की 10 रेज पावर 2। तो बेसिकली ये हमने इसकी प्लेस वैल्यूज बताई। लेकिन ये जो नंबर है 453, जिसको हम 453 कह रहे हैं, एक्चुअल में ये 453 नहीं है। ये तो मैथमेटिक्स ने इसको इतना लिखा हो। तो इसको फिर कैसे लिखेंगे? हम इसको यूं लिखेंगे कि भाई ये जो 4 है, ये एक्चुअल में 4 नहीं है, ये 400 है। तो इसको यूं लिखेंगे, 4 × 100, तो बन जाएगा 400। अब हम चूंकि बेस 10 में बातें कर रहे हैं, तो हम इसको यूं नहीं लिखेंगे 4 इन मल्टीप्लाई बाय 100, हम लिखेंगे 4 × 10 रेज पावर 2। तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। अब अगर 5 है, वो मैथ्स में 5 लिखा है, बेसिकली वो 50 है। तो 50 को कैसे लिखेंगे कि 5 × 10 रेज पावर 1। तो 5 × 10 रेज पावर 1 करेंगे तो 50 हो जाएगा। अब जो पहला नंबर था 400, और ये 50, इनको सम करेंगे तो बन जाएगा 450।
इसी तरीके से 3 है, उसको लिखेंगे 3 × 10⁻�0। तो 10⁻�0 1 होता है, तो ये 3 हो जाएगा। इस 3 को भी पिछले नंबर में ऐड करेंगे, तो एक्चुअल में ये जो 453 है, जिसको बोलते हैं 453, एक्चुअल में ये 453 हमें लग रहा है, मैथ्स ने इसको 453 लिखा है, एक्चुअल में ये 453 इस तरह से नहीं है। इसको यूं बनाएंगे कि 400 + 50 + 3, तो ये हमें समझ में आएगा कि हाँ ये 453 है। तो नंबर जो लिखे होते हैं मैथ्स में, उसको अगर हम कंसेप्चुअली लिखें तो हम उसको तीनों डिजिट्स को ऐड करते हैं उनकी प्लेस वैल्यू के साथ। तो 4 को कैसे लिखेंगे, 400 लिखेंगे, प्लस 5 को कैसे लिखेंगे, 50 लिखेंगे, प्लस 3 को 3 लिखेंगे। अब जब आप ऐड करेंगे तो उनका सम वाकई आपको लगेगा या इस तरह से 453 बना। तो यूं हम इसको कन्वर्ट कर देंगे बेस 10 में। तो इसको लिखेंगे इन द लास्ट कि 400 × 10⁻², प्लस 5 × 10⁻1, प्लस 3 × 10⁻0। इस तरह से जब लिखेंगे तो ये बेस 10 की शक्ल में आ जाएगा। फिर आगे सर अमीर बताएंगे कि हम इसको किस तरह से बेस 2 में कन्वर्ट करते हैं। तो जब बेस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये 0 1 0 1 के अंदर आ जाएगा। फिर वो जो 0 1 की जो अरेंजमेंट है, तो वो फिर हम देखेंगे कि ये उसमें इस तरह पे कंप्यूटर जब कंप्यूटर करता है वो तो 0 1, फिर 0 1 0 1 कंप्यूटर से हम वापस कैसे लाएंगे इस बेस 10 में, वो सर अमीर हमजा बताए। थैंक यू सो मच सर, काफी अच्छा रिकैप दे दिया आपने। तो बेसिकली यही है। और अच्छा, तो हम ऐसा ये कर रहे थे कि अब जिस तरह ये प्लेस वैल्यू सर जुल्फिकार ने एक्सप्लेन की ना बेस 10 की, सिमिलर है बेस 2 की जो हमने कल देखी थी। कि बेस 2 में क्या हो रहा है, बेस 2 में भी उसी तरह 0 1 है, लेकिन हमें वो करना है उसमें, उसकी पावर्स हैं 2 की, कि जहां पे 10 है ना उसकी जगह 2 है, कि वो बेस 2 है। अच्छा, एक होता है हेक्साडेसिमल वाला, ये जो बेस 2 है ना ये कहलाता है बाइनरी। और जो बेस 10 है वो डेसिमल, और हेक्साडेसिमल है जिसकी बेस 16 होती है। तो बेसिकली जो बेस 16 वाला है ना वो भी यही है कि वो बाइनरी को शॉर्ट करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि बाइनरी जो है वो काफी बड़ा है, तो उसको शॉर्ट करने के लिए हम हेक्साडेसिमल यूज करते हैं। तो अच्छा सर जुल्फिकार, वो कल आपने क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारे पास आस्की कोड्स हैं वो उसके बाइनरी के ऊपर बेस्ड हैं। जी तो नहीं, मैंने नहीं पूछा था, मैंने कहा था मुझे लगता है ऐसा होगा। अच्छा, वो खैर मैंने ना देखा था उसको, तो वो असल में ये नहीं है, वो ये है कि वो जो आस्की कोड्स है ना हमारे, अब वो क्या होता है कि हर आस्की कोड के ऊपर ना एक वैल्यू मैप हुई हुई हो। तो चूंकि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी में हम हर चीज समझता है 0 1 में, 0 1 के अलावा कंप्यूटर को कुछ आता नहीं है। तो अब हमें हर लेटर के लिए, जिस तरह ए है, बी है, सी है, ये करेक्टर है, ये कंप्यूटर को नहीं पता क्या है, इसको 0 1 में कन्वर्ट करना है हमने। तो क्या हुआ है, आस्की वालों ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड बनाया और उसके ऊपर इसकी मैपिंग की। बिल फॉर स्मॉल ए को उसने मैप किया 97 में। अब 97 को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसका 0 1 बना सकते हैं। 2 से डिवाइड करते जाएंगे तो वो हमें इसकी प्लेस वैल्यूज पता चलती जाएंगे, वो भी देखते हैं कि ये किस तरह है। तो बेसिकली इस तरह ही है ना, आस्की कोड में हर एक की उसकी वैल्यू है। अब मसला जी क्या आया आस्की। जी सर। सर वो इसमें ना असल में कंप्यूटर जो है वो आपने बिल्कुल ठीक है, वो 0 1, और 0 1 जो होते हैं वो नंबर्स हैं। ठीक, तो कंप्यूटर नंबर्स को हैंडल कर सकता है, स्ट्रिंग्स को कंप्यूटर हैंडल नहीं कर सकता। तो इसलिए इन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि जो कैपिटल ए है उसका एक नंबर है, स्मॉल ए का भी एक नंबर है। इनको उन्होंने आस्की कोड्स का नाम दे दिया। ठीक है, वो अमेरिकन स्टैंडर्ड पता नहीं क्या उसकी एब्रीविएशन है। इस तरीके से जो स्पेशल स्पेशल करेक्टर्स होते हैं वो भी न्यूमेरिक नहीं है, उनको भी आस्की कोड में नंबर्स अलॉट करने से हमें ये फायदा होगा कि वो जो नंबर्स इनको अलॉट हुए हैं उनको हम पर कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी के अंदर, क्योंकि कंप्यूटर नंबर से नंबर में प्ले करता है। तो यूं हमने, तो इसलिए जब भी हम एक स्ट्रिंग्स यूज कर रहे होते हैं तो बिहाइंड द सीन वो उनके आस्की कोड्स को यूज करता है, और आस्की कोड्स कन्वर्ट हो जाते हैं फिर आगे बाइनरी में कंप्यूटर की अपनी न्यूमेरिक सिस्टम के अंदर। जी सर, बिल्कुल जबरदस्त एक्सप्लेन कर दिया, ऐसा ही है। अच्छा, एक और चीज है इसमें, वो ये है
कि जब हम वो कर रहे होते हैं, अब ये जो आस्की कोड है ना ये लिमिटेड है। इसका मतलब है कि अब अगर देखें, ये तो मैंने इंग्लिश के लेटर लिखे हैं, अब फ्रेंच के भी लेटर होंगे, उर्दू के भी लेटर होंगे, तो कितनी सारी जबानों के कितने सारे लेटर्स होंगे। तो हमारे पास जो नंबर्स है ना वो लिमिटेड है। तो आस्की की जो सीरीज है ना वो चल रही होती है 7 बिट के ऊपर। तो इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम वो है ना हमारे पास, वो 127 तक हम जा सकते हैं। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया कि एक ना UTF-8 का स्टैंडर्ड बनाया, और उसमें जो हो गया ना वो मिलियंस में हम पहुंच गए। इसके अंदर सब चीजें इंक्लूड हो गई, ना से सिर्फ ये कि इंग्लिश के सिंबल्स, इंग्लिश के लेटर्स को मैप कर दिया हमने नंबर्स के ऊपर, बल्कि इमोजीज ये वो सब, चाइनीज, दुनिया की जितनी लैंग्वेजेस हैं वो सारी मैप हो गई नंबर्स के ऊपर। अब वो नंबर्स जो है ना वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसका कोई मसला नहीं है। तो बस ये एक थोड़ी सी चीज मैंने देखी थी, मैंने कहा शेयर कर दूं। तो चलें आगे चलते हैं। अच्छा, आज ये देखना है, आज 3 4 चीजें देखनी है। सबसे पहले कि एक तो हम किसी भी नॉर्मल डेसिमल नंबर को बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, और उसको हम ये पाइथन में किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैन्युअली देख लेते हैं कि अगर हमारे पास 4 का नंबर है या 10 का नंबर है, तो 10 को हमने बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट करना है, किसी को आता है? सर इसका एक शॉर्टकट वे है और एक मैथमेटिकल वे है। मैथमेटिकल सर वे दो। यही है, हम हम्म। एलसी थे, वो ब्रैकेट्स बनाते थे, उसको जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट था उस पर डिवाइड करते थे, वन और जीरो जो रिमाइंडर आता था उसको छोड़ देते और फिर नीचे से जाके जाते थे। और शॉर्टेस्ट वे यही है कि हमारे पास जो बिट्स है ना वो वन से स्टार्ट हुए, 1 2 4 8। तो आप लिख दें, मैं शॉर्टेस्ट वे आपको बताता हूँ, लिख दे 1 2, उसके ऊपर ऊपर अच्छा, लिख दे ये हो ताकि। गया 1 2, और ये 4 8, जी, 16। और फिर ये 16। जी जी। अब जी ये जी। हमारे पास 10 है, अब ये हमारे पास 10 है, तो हम इस तरह कर सकते हैं कि 8 पर 1 लिख देते हैं, और 8 के बाद जितने भी हमारे पास ये डिसिमल बिट्स आते हैं उनको जीरो जीरो कर देते हैं। तो ये हमारे पास 10 को ये जीरो कर दे और 2 को 1 कर दे और एक जीरो रख दे। जी। तो अगर यहाँ हम देख ले तो 2 + 8 हमारे पास 10 बनता है, तो इससे हमारे पास ये डिसिमल सॉरी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 10 की। अगर ये गलत हो सर तो मुझे काइंडली गाइड कर दीजिएगा। नहीं सर, बिल्कुल ठीक है ये, और इसमें कोई मसला नहीं है। बल्कि तो ये बिट वाइज हमने इसको बिट बाय बिट हमने देखा कि ये कब तक वो हो रहा है। तो बेसिकली क्या है कि ये जो मैंने यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम 3 4 5 6 7, ये मैंने 7 बिट्स ले लिए। इसमें जो है ना ये यहाँ पे जिस तरह सर कायद ने लिखवाया, 1 2 4 8 16, और इसके बाद ये 32, और फिर ये आ गया 64। अच्छा, ये कैसे हो रहा है? ये ऐसे हो रहा है कि यहाँ पे जो है ना ये है 2 की पावर 0। जिस तरह वो सर जुल्फिकार ने प्लेस वैल्यू एक्सप्लेन किया था, ये है 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 3, और फिर ये 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, और फिर 2 की पावर 6। तो ये इस तरह वो है। अब हमने, अगर अब मैंने देखना है कि 10 का बाइनरी क्या है, तो मैं एक तरीके से ये कर लूंगा कि मैं 10 को देखूंगा कि 10 कहाँ पे इसमें आ सकता है, फिट हो रहा है सही से। तो कहाँ पे 16 जो है ना वो ऊपर है, 10 से बड़ा है, तो मैंने देखना है कि लेस देन और इक्वल टू हो जाए। तो लेस देन इक्वल टू यहाँ पे 8 पे आ रहा है, तो 8 पे मैं 1 रख दूंगा। उसके बाद कितना बचा पीछे? 2 बचा। तो 4 जो है वो 4 बड़ा है 2 से, मैंने देखना है कि छोटा हो और इक्वल हो। तो छोटे, ये इक्वल में ये आ रहा है 2, तो यहाँ पे मैं 1 रख दूंगा। बाकी हर जगह 0 0 आ जाएगा। तो ये इस तरह हो जाएगा, और पीछे वाले जीरोस को हम काउंट ही नहीं करेंगे, पीछे जितना मर्जी बिट बढ़ाता जाए और वो जीरो वो हो जाएगा। अच्छा, दूसरा तरीका जो बताया सर कायद ने मैथमेटिकल वे, वो ये है कि अगर आपने 10 है ना उसको डिवाइड कर दें आप 2 पे। तो हम अगर इस तरह डिवाइड करें, तो 2 5 × 10 आएगा सबसे पहले, और यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 0। सर कायद ऐसे ही है। जी जी सर, इस तरह जी जी इस तरह होगा। अब 5 को दोबारा हम डिवाइड करेंगे 2 पे, तो सर 2। इस तरह नहीं,
इस तरह कंफ्यूजन बन जाएगी। आप 5 लिख दे और एक सीधी लकीर साइड पे खींच दे, तो इससे आसानी से पता चल जाता है। जी तो सर, एलसीएम जैसे क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे ना, उसमें आप रिमाइंडर साथ साथ लिखते जाएंगे। इस यस तरह सर, ही। यस सर। 2 5 सर 10 करते सर, इसको 5 लिख दे, यहाँ पे 0 लिख दे, इसके आगे 5 के आगे 0 लिख दे, क्योंकि इसकी बिट रिमाइंडर 0 है। 2 2 4 हो जाएगा, 5 के नीचे 2 आ जाएगा सर। 5 के और यहाँ नीचे 2 आएगा। और वन सही है। रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर बचेगा। और ये हो गया कंप्लीट। अब 1 यस, आएगा। और यहाँ 1 आएगा और ये 0 आ जाएगा। यस। तो सर ये देखिए, लास्ट से स्टार्ट करें। लास्ट से आपका आंसर जो है ना, लास्ट से स्टार्ट होगा, 1 0 1 0, यहाँ से स्टार्ट होगा। यस, सही है। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट तो होगा। बेसिकली सही है, सही है, समझ आ गई। क्योंकि देखें ये जो हाँ ठीक है। तो अगर हमारे पास 1 0 1 0 है ना, तो ये वाला तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा, और ये सबसे टॉप वाला लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा। ऐसे ही है सर। यस सर, बिल्कुल। तो ये हमारे पास बनेगा 1 0 1 0। अच्छा, ये एमएसबी और एलएसबी क्या चीज है? ये बेसिकली ये है, ये देखें, ये वाला जो है ना हमारे पास 2 की पावर 0, ये है हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये वाला जो है ये है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का मतलब ये है कि ये हमारे पास ये इसमें हाईएस्ट पावर्स हैं। अच्छा, एक और चीज है, अब इसमें ना 3 4 कॉन्सेप्ट्स यहाँ से निकलते हैं। सबसे पहले साइंड अनसाइंड, और फिर हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट, टू कॉम्प्लीमेंट, ये सारी क्या चीजें हैं इसको देखते हैं। अच्छा, एक और चीज जो मेंटल मैथ जरूरी है ना, वो ये है कि हमें ये पता हो कि कितने बिट में कितना नंबर मैक्सिमम स्टोर हो सकता है। ये कोई आपसे पूछे, आप फौरन बता दें कि कितने बिट में मैक्सिमम नंबर क्या स्टोर हो सकता है। बिलफर्ज मैं पूछ रहा हूँ कि 8 बिट में मैक्सिमम नंबर क्या स्टोर हो सकता है, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। और 16 बिट में क्या स्टोर हो सकता है मैक्सिमम नंबर? भाई 32 बिट में क्या स्टोर हो सकता है? ये बिट्स होगा, बिट नहीं होगा। और फिर थैंक यू सर। अच्छा, और फिर 64 बिट्स में मैक्सिमम नंबर क्या स्टोर हो सकता है हमारे पास? सर इतना ये अच्छा सर, ये 8 बिट में एक नंबर स्टोर होगा। 8 बिट में? एक नंबर स्टोर। अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक हाईएस्ट डिजिट पॉसिबल वैल्यू, एक इंटीजर वैल्यू क्या स्टोर हो एक सकती है? एक 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 डिजिट स्टोर होगा। 8 बिट में एक डिजिट हो, नंबर नहीं, डिजिट। सर वो कहना चाह रहे हैं कि रेंज क्या बन सकती है, मतलब कि 8 बिट मैक्सिमम क्या नंबर आ सकता है, उसकी रेंज क्या है। सर आप 8 बिट का पहले लिख के बता दें, ताकि सबको समझ आ जाए, फिर 16 बिट का कुछ सोचेंगे। चलें ठीक है, ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ 8 बिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये 8 बिट्स हैं मेरे पास। ये जो है ये बिट, ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। ये 2 की पावर 7 तक ना मेरे पास 8 बिट्स हो गए हैं टोटल। इसमें मुझे चाहिए कि मैक्सिमम नंबर क्या स्टोर हो सकता है 8 बिट्स में। 8 बिट अगर मेरे पास कोई मुझे बोले 8 बिट इंटीजर है, तो मुझे ये पता हो कि इस 8 बिट इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, कहाँ पे ये ओवरफ्लो करेगा, कि वो वैल्यू इससे ज्यादा इसमें नहीं आ सकती। तो उसका हल ये है कि हम उससे ना प्लस कर करके देख लें। तो 2 की पावर 0 पे आ गया हमारे पास क्या, 1। 2 की पावर 1 आ गया 2, 2 की पावर 2 आ गई 4, 8 16, और फिर 2 की पावर 5 32, ये आ गया 64, और ये आ गया 128। सर ये इन सबको 256 तक जा सकते हैं। अच्छा, एक ये मसला है। सर, सर चैट में एक आई है, वो ठीक बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 2 की पावर 8 में -1 कर दे, तो भी आपका वही आंसर आएगा जो आप पूरा प्लस करके निकालें। जी सर, जी जी। बिल्कुल टू एक ही पावर बात एट है। यस सर, ये शॉर्ट तरीका है ना, तो वो प्लस करने की जरूरत नहीं है, आप टोटल जो है आंसर आ रहा है उसके तो एक माइनस कर दें। यस। जी सर, वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन असल में ये पीछे होता ऐसे है ना कि हमें पता तो यस होना सर, बिट्स, बिट बाय बिट। बिल्कुल।
और वो शॉर्ट फॉर्मूला है, लेकिन मेन फॉर्मूला यही है कि आप प्लस देखें तो वो बनता है। Yes. जी। तो बेसिकली जब आप इन सबको प्लस करेंगे ना, तो मुझे पता लग गया कि ये वाला जो मेरे पास फोर्थ नंबर वाला बिट जो पड़ा हुआ है ना, 1 2 3 4, इसमें मैक्सिमम वैल्यू 8 स्टोर हो सकती है यहां तक। अच्छा। सर ये जो और नंबर है, अगर वन, हम पहले वन लिखें और आगे 7 0 लगा दें, ये क्या होता है? उसके अंदर डेस डेस क्या बोलते हैं, 10th बेस के अंदर? सर कहाँ पे? अगर ये 8 बिट्स है ना, तो अगर पहली पोजीशन पे लेफ्ट साइड पे वन आ जाए, उसके आगे सब 0, 7 0, ये हमारी हमारी इसमें काउंटिंग में क्या नंबर होगा? 117 टाइम्स 0, वन लिखे पर 7 0 आगे। आप ये बोल रहे हैं मैं ये 1 लिखूं? अब क्या लिखूं? हाँ, वन लिखा के सब 0 0 लिख दे। सेवन सब सेवन 0 0? यस हाँ, तो सर सेवन। ये वाले जो हाईएस्ट वैल्यू है ना उस बिट की, तो वो हो हाँ, जाएगी। अच्छा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मैं रखूं कि यहाँ पे इस बिट की वैल्यू 1 है, तो इस बिट में मैक्सिमम 128 आ रहा है, तो मेरे पास ये वाला 128 रहेगा, 2 पावर एट 8 आ नंबर जाएगा ना? और है बाकी ना? सब 0 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नहीं सर, वो चूंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो 2 की पावर 7 होगा ना। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो सर ने चैट में लिखा है ना कि 2 की पावर 8 - 1, वो बना कैसे है? वो ऐसे बना है कि जब आप इन सबको प्लस करेंगे ना, 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, ये वही चीज बनेगी कि अगर मैं यहाँ पे 2 की पावर 8 ले लूं, जो कि बनता है 256, और इसमें से एक माइनस कर दूं, तो 255। और ये यकीनी बात ये भी है कि मतलब ऐसे ही होगा, तो हाईएस्ट नंबर मेरे पास 2 की पावर 7 में, अगर मेरे पास 8 बिट्स हों, तो चूंकि ये 0 से शुरू हो रहे हैं, इसलिए ये यहाँ पे 2 की पावर 7 आ रही है। तो इसमें हाईएस्ट नंबर क्या स्टोर हो सकता है? 255 स्टोर हो सकता है। ये मुझे कैसे पता चला? ये मुझे ऐसे पता चला, मैंने डायरेक्टली देखा 2 की पावर 8 में क्या है। 2 की पावर 8 में 256 रखा हुआ है -1, तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला ये है कि 2 की पावर n - 1। ये मुझे डायरेक्टली बता देगा कि हाईएस्ट नंबर क्या स्टोर हो सकता है। तो अगर मेरे पास 8 बिट हो, तो मुझे ये पता लग सकता है ना कि इसमें हाईएस्ट नंबर 255 स्टोर हो सकता है। ठीक है। ये सर दोनों तरीके आप सिर्फ प्लस करके निकाल लें, या फिर आप इससे एक बड़ी पावर में से एक माइनस करके निकाल लें। जी सर। अच्छा, ये जो प्लस वाला तरीका है ना, इसका फायदा एक और है कि बीच में कोई एक बिट 0 हो, बिलफर्ज ये वाला बिट 0 पे रखा हुआ है मैंने, अब ये 16 काउंट नहीं होगा, तो 255 में से आप -16 कर दें, तो आप हम्म। इंडिविजुअल बिट पे आपको भी आपको पता होगा कि आप उसमें क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने असल सवाल पे कि 16 बिट में क्या स्टोर, हाईएस्ट नंबर क्या स्टोर हो सकता है। हाँ, तो 16 बिट्स में आ जाएगा 2⁻16 - 1 कर देंगे। 2⁻16। ये ये ऐसा हम होता है। -1 क्यों करते हैं? अच्छा, ये बहुत अच्छा वो क्वेश्चन है कि सर ये -1 क्यों कर रहे हैं। अच्छा ये सर मैं देखें। बता जी सर ये मैं बताएं। बता वो एक्चुअली कंप्यूटर में जो इंडेक्स इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए वो लास्ट वाला हम इंक्लूड नहीं करते। ये ठीक है, बता रहा हूँ मैं। इससे थोड़ा सा डिफरेंट रीजन है सर, सभी लोग आप बता दें थोड़ा अच्छा सा। सर, ऐसा है कि ये देखें। अच्छा सर जुल्फिकार, आप जो वो समझ रहे हैं ना, वो देखें, वो n की पावर में से माइनस नहीं कर रहे हम, बल्कि पावर के हम्म। बाद जो टोटल नंबर कैलकुलेट हो रहा है ना, उसमें से माइनस कर रहे हैं 1। एग्जैक्टली। वो तो इसलिए वो कह रहे हैं ना, वो देखें, एंड वाले पे 2 की पावर 0 होती है ना, वो 1 होता है। ठीक है, इसलिए 1 माइनस कर रहा है। वो तो ऐड होना है। हाँ, तो ऐड वो फालतू हो गया ना। हाँ, सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। अच्छा सर देखें कि ये है क्या। बेसिकली देखें, अब अगर मैंने 2 की पावर 7 में, मुझे ये पता लग गया है कि मैंने 255 तक नंबर स्टोर कर सकता हूँ। तो
या इसको थोड़े छोटे स्केल पे समझते हैं, या बल्कि सही है, स्केल सही है हमारा। अगर मैंने इस वाले बिट में, या अब तक यहाँ वाले बिट में, अगर मैंने 256 स्टोर करना है कहीं पे, तो मुझे कितने बिट चाहिए होंगे? या मुझे यहाँ अब ये 7 बिट में ये काम नहीं होगा, 8 में। तो मुझे इसके लिए एक एक्स्ट्रा बिट रिक्वायर्ड होगा, कि जहां पे मैं 2 की पावर 8 वाला बिट लूं, और जहां पे मैं फिर मैं जाऊं +1 करके यहाँ पे आऊं। अच्छा, ये -1 जो है ना, ये हम इसीलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वो हमें पता है कि उससे एक बिट पीछे तक जाना है हमने। तो सर मैं एक पॉइंट ऐड करूँ सर यहाँ जी पर। सर, करें। अच्छा, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हमने ना मैक्सिमम निकालना है ना 8 बिट का, तो हम क्या कर रहे हैं, 9 बिट अरे को नंबर को निकाल रहे हैं, उसमें से -1 कर रहे हैं। तो 9th बिट जो जो नंबर आएगा, उसका मतलब ये है, सब ऐसा करें, यहाँ पे ना हमने लास्ट जो बिट छोड़ दिए उसके ऊपर 1 लिख दे, बाकी सब 0 होंगे। इसका मतलब ये है ना सर, 2 की पावर 8 का मतलब कि ये बिट ऑन है, बाकी सब ऑफ है। 2 की पावर 8 का मतलब ये है कि ये बिट ऑन है, बाकी सब ऑफ है। जो आंसर आएगा तो 256 आएगा। अब जो ये आ रहा है ना, ये स्टार्टिंग है, ये 9th बिट की स्टार्टिंग है। हमने क्या करना है, उससे एक कम चले जाना है, तो क्या होगा, 8 बिट की जो लैंडिंग होगी वहां पे पहुंच जाएगी। हम खड़े में कोने पर, स्टार्टिंग पे खड़े में, हम एक माइनस करके 8 बिट के लास्ट वाले पे पहुंच जाते हैं, इसलिए 1 माइनस कर रहे हैं। तो वो सारी ऑन हो जाएंगी। सब ऐसा करें सर, उसके आगे उपयोगी जो लिखते हैं सर 1 के आगे, वरना ये सब 0 0 हो जाएंगी। यस, यस सर, यस। ये आप लगा दें, कितने 0 लगेंगे, 8 जीरो लगेंगे। यस, 8 0 लगा दें आगे। ओके, अब यहाँ पे ना 9 बिट्स है। अभी 9 बिट्स का जो आंसर आया है, ये क्या, इसका मतलब क्या है, 256 है। अगर इस बिट को आप करेंगे ना डेसिमल में, तो 256 आएगा। अब अगर आप इसमें क्या कर दे, एक माइनस कर दे, तो क्या होगा, सब बिट्स ऑन हो जाएंगी, फर्स्ट वाली ऑफ हो जाएगी। अब सर इसके एक माइनस कर दे, डेसिमल में जो माइनस करते हैं हम, सर ऐसा करें सर, माइनस सब्ट्रैक्शन लिख दे यहाँ पे सर, ऐसा करें, माइनस का साइन लिखे, यस, और 1 लिख दे, यस। अब जो है यहाँ पे अगर माइनस करें ना, तो सर आप मैथमेटिक्स कर सकते हैं सर इसको। बस एनोटेशन ऑन होगी सर इसमें, जरा एनोटेशन आप तो ऑन कर लीजिए, बताना चालू चीज। ओके, सारे 9 ठीक है। 9 होते हैं। एनोटेशन आ रही? नहीं सर, अभी तो नहीं आ रही है, आ जाएगी। ओके, तो मेरे तो पास तो आ रहा है बॉटम लेफ्ट पे ऑप्शन। ये, अच्छा, चलो ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अब है ना, असल ऐसा करें, 0 के नीचे 1 लिखते हैं, ये -1 हो रहा है, सब्ट्रैक्शन करते हैं ना जैसे वैसे। यहाँ पे? फर्स्ट, हाँ, ये लास्ट वाले 0 के नीचे 1, यस, यहाँ 1 लिखते हैं। हाँ, अब वो माइनस का, अब नीचे लाइन खींच दे, और इसको माइनस अगर हम करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो कैसे सब्ट्रैक्शन हो गया, मैथ्स पे अगर देखें हम, तो क्या होगा, सब नहीं कैरी लेगा वो। नहीं नहीं, यस, यस, वो लास्ट वाले से कैरी लेगा, तो वो लास्ट वाले 1 से को 0 करेगा, और ये कैरी पीछे होता हुआ आएगा, और यहाँ से वो 10 हो जाएगा, और उसको -1 करेगा। इस तरीके से सब्ट्रैक्शन। क्योंकि आप तो मैथ्स में भी सब्ट्रैक्शन करें ना इसकी, तो आपका आंसर जो आएगा ना, वो सब, ये आपका है ना, ये जो होंगे ना, ये आपके ऑन हो जाएंगी, बाकी वो ऑफ रह जाएगी। ये बाइनरी में सब्ट्रैक्शन होती है इससे। मैं ये कहना चाह रहा था। बाकी सर आगे साइड नोटेशन नहीं, आ गई। जबरदस्त जबरदस्त। यस, ये जी सब जी, मैं ये करते कहना हैं था। सर। यस सर, तो ये आगे जैसे कि ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, तो ये 10, अब 10 का मतलब होता है 2, तो 2 है तो -1, तो ये 1 आ गया यहाँ पर। और इस तरीके से फिर ये 10 हो रहा है, फिर ये 10 - 1, मतलब 2, 2 - 1, क्योंकि कैरी दे रहे हैं ना, मैथ्स में नहीं करते सब्ट्रैक्शन, बिल्कुल वैसे ही है। और ये 1, और फिर यहाँ पे आएगा, और फिर ये 1, और फिर यहाँ पर आएगा 10, और फिर ये 1 आ गया। ये तो 0 हो जाएगा। आई थिंक सर फैजान। जी सर, मुझे काफी क्लियर हो गया। इस टाइम पे ये सारे ऑन हो मीन्स के हम माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि पीछे वाली सारी बिट्स को ऑन करने के लिए।
जी सर, जिस तरह अगर आप नंबर लाइन पे भी ड्रॉ करें ना, तो नंबर लाइन पे भी देख लेंगे कि वो, जिस तरह वो सर फैजान ने अच्छी बात की कि वो ना जब हम 9 वाले बिट पे खड़े हुए हैं, तो हम वो 9 बिट के स्टार्टिंग पे खड़े हुए हैं। अब हमें अगर 8 बिट पे आना है तो हम एक माइनस करेंगे तो हम पीछे वाले बिट के एंडिंग पे पहुंच जाएंगे। किसी बिट की स्टार्टिंग और एंडिंग क्या चीज है, जिस तरह ये देखें, सर ये वाला जो। सर जी अमीर सर। देखें, जब हमने 2 पावर 8 ली है ना, वो जो 8 लेता है वो मैथमेटिक्स के लिहाज से, मैथ्स में नंबर 1 से स्टार्ट होता है। अब आप कंप्यूटर वाला 0 से स्टार्ट करता है, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में ना वो 2 पावर 7 होना चाहिए ना, कि क्या ख्याल है? सर 2 की पावर 7 तो है। वो सवाल ये था, वो तो ठीक है। सवाल ये था कि वो हम उसमें मैक्सिमम नंबर क्या स्टोर कर सकते हैं। तो उस उस पे सर हमने सवाल ये किया था कि हम -1 क्यों कर रहे हैं। अच्छा, मैं बताता हूँ फिर। सर आपको शेयर कर रहे हैं। सर आप कंटिन्यू रखें ना, मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। चलें ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली हमें ये पता लग गया कि हमने वो बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट करना है, और किसी भी नंबर को। तो डायरेक्टली चलें कन्वर्ट करते हैं, और इस पे इतना टाइम नहीं लगाते, आगे मूव ऑन करते हैं, और भी काफी सारी चीजें। तो 10 को हमने कन्वर्ट करके देख लिया, जो हमारा बना 10105 को कोई बताएगा जरा जल्दी से क्या बनेगा। कौन सा वाला बिट ऑन होगा और कौन सा वाला ऑफ होगा। 5 फोर का वाला बाइनरी ऑन क्या हो है। जाएगा। 4 वाला ऑन हो जाएगा और 1 वाला ऑन हो जाएगा, 4+1। सही है, वन 4 जीरो वाला ऑन। 101। 10 1 0 एंड पे भी 0। हाँ वैसे 101। तो अगर हम इसको देखें 4 में, तो 4 डिजिट में, तो ये 10 का ये बाइनरी है 1010, और 5 का ये है 0101। अब एक और चीज, चलते हैं इसको ना, ये डायरेक्टली हम एक और देखते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स। अच्छा, ये जरा काफी जरूरी है बिटवाइज ऑपरेटर्स, और ये हमें बताएंगे कि क्या चीज है, और यहीं से असल सारी वो मैनिपुलेशन स्टार्ट होगी जो हमारी है। अब तक तो हम चल रहे थे सिर्फ उसमें, बेसिस में। अच्छा, या एक और है कि हम डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल कैसे जाते हैं, इसका आइडिया है किसी को, बाइनरी टू डेसिमल कैसे जाएंगे हम। मेरे पास अगर ये बाइनरी दिया हुआ है, इसका डेसिमल मैंने निकालना है, कैसे निकालूंगा। उनकी मल्टीप्लाई करते पोजीशन की जाएंगे पावर्स सब। लेके सम कर देंगे। 0 टाइम्स 2 रेज टू तो पर 0, 1 टाइम्स 2 रेज टू पर 1, 0 टाइम्स 2 रेज टू पर 2, और 1 टाइम्स 2 रेज टू पर 3। जी। तो जोन सा वाला बिट ऑन है ना, उसकी पावर को हम वो वाला बिट ऑन रखेंगे, बाकी सब उसको ऐड करेंगे, बाकी सबको ऐसे 0 0 पे ऐड करेंगे। तो ये इस तरह हमारे पास वो हो जाएगा, जिस तरह 1010 है ना, मैं इसको बिट्स में लिख दूंगा, ये मेरे पास एक एक दो तीन चार बिट्स हैं। तो मैंने 4 बिट यहाँ पे बना दिए, इसको 1010 कर दिया। और ये मेरे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है 2 की पावर 0, और ये मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है 2 की पावर 3। अब ये वाला बिट ऑन है 2 की पावर 3 वाला, तो 8 में मैं इसको कर दूंगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 2 की पावर 3 8। 2 की पावर 0 वाला बिट ऑफ है, मेरे पास 0 रखा हुआ है यहाँ पे, इसका 0 आएगा। 2 की पावर 1 वाला बिट ऑन है, यहाँ पे 2 आएगा। और फिर 2 की पावर 0 वाला बिट, ये भी 0 है, तो यहाँ पे भी 0 आएगा। तो 8+2 ये 10 डायरेक्टली इस तरह होगा। और ये दूसरा आप डिवाइड कर लें इसको, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा, या दूसरा मल्टीप्लिकेशन सम लेके। तो बेसिकली ये इस तरह होता है। तो ये डायरेक्टली हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब चलते हैं कि वो बिटवाइज ऑपरेटर पे, सबसे एक एंड ऑपरेटर है सबसे पहले, फिर उसके बाद हमारा और ऑपरेटर है। और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम सर। स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आप लोगों की क्लास? समझ सही आ रही है? कोई ऐसा साथी जिसे प्रोग्रामिंग थोड़ी सी समझ ना आ रही हो, डर लग रहा हो, तो वो हैंड रेस कर दें।
तो किसी को भी प्रोग्रामिंग से डर नहीं लग रहा। दिस इज ग्रेट। तो किसी साथी का क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये एडवांस टॉपिक के रिलेटेड है, जिस तरह ये सीपी हो गया, डायनामिक प्रोग्रामिंग हो गया। सर इसको हमने बार बार की है, लेकिन फिर भी जब दोबारा ये मेरी चौथी दफ़ा है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा। तो इसको करने का टाइम। कौन कौन से टॉपिक नहीं समझ आ रहे? सर ये रिकर्जन हो गए, डायनामिक प्रोग्रामिंग हो गए, और ये जो अच्छा ग्राफ कुछ है, कुछ एडवांस टॉपिक्स अच्छा हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। डायनामिक प्रोग्रामिंग तो आप चॉइस में छोड़ दें, ठीक है। लेकिन अगर आपको रिकर्जन नहीं आती ना, तो आपको कोडिंग बिल्कुल नहीं आती। और इसी तरह आपको ग्राफ के जो बेसिक 10-12 एल्गोरिथम्स हैं वो कोड करना आने चाहिए। सही है। जी सर। तो वो जो है मुझे स्लैक पे पिंग करें। तो अभी आपके पास आजकल टाइम है पढ़ने के लिए? जी 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 सर, आजकल तो बहुत टाइम। हाँ, तो क्या कहते हैं ना वो जो है, तो आप आप ये टॉपिक ना खुद पढ़ाना शुरू कर दें, तो ओके आपको सर। 2-4 दिनों में आ जाएंगे टॉपिक। ये मुश्किल टॉपिक नहीं है, ये आसान टॉपिक है। किसी और क्वेश्चन? सर सर इसी मेरे से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि लीड कोड के क्वेश्चन जब करते हैं तो तब मतलब उसको अच्छे से समझ लिया, उसके बाद प्रेजेंट भी कर दिया, बट आफ्टर फ्यू डेज और वीक्स जब दोबारा उसी क्वेश्चन को देखो तो ऐसे लगता है जैसे फर्स्ट टाइम देखा है। तो वो चीज थोड़ा सा डिमोटिवेट करती है। तो ये नॉर्मल है ना, या इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? इसे बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं करना, दोबारा सोचना नहीं। जब सवाल सबमिट हो गया ना, तो उसके बारे में सोचना बंद कर दें। सर वही क्वेश्चन अगर कुछ डेज के बाद देखो कि हाँ अब मैं ट्राई करती हूँ क्योंकि मैंने उस दिन किया था, तो अब आ जाएगा, मतलब अब हाँ, इजीली हो जाएगा। ये एक्सपेक्टेशन ही गलत है कि हो जाएगा। ओके। इट इज नॉर्मल के भूल जाएगा, ठीक है। देखें, अगर एक एआई का मॉडल है, उसे बिल्ली डिटेक्ट करने के लिए चाहिए 20,000 इमेजेस। कितने चाहिए? 20,000। 20,000 इमेजेस। और आपने उसे इमेजेस दिखाए हो 5, तो डिटेक्ट कर लेगा? नो। तो इसी तरह ब्रेन में भी आपके न्यूरॉन के सर्किट बनते हैं लीड कोड का क्वेश्चन करने से। तो जब ब्रेन का जो काफी सारे सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन होना शुरू होगा, उससे पहले नहीं होता, ठीक है। यस सर। तो इसीलिए बस सवाल क्या कहते हैं, लेकिन ये 20 मॉडल का हमें पता होता है कि मॉडल को इतने इमेजेस चाहिए, लेकिन ब्रेन का जो मॉडल है, इसमें हर बंदे की कैपेसिटी डिफरेंट होती है। कुछ को हो सकता है 40,000 इमेजेस चाहिए, कुछ को हो सकता है 5,000 चाहिए। तो इसलिए आराम से लगे रहें, लेकिन करें रोजाना, और ज्यादा जोर ना लगाएं, और ट्रस्ट रखें कि कुछ अरसे बाद मुझे सब कुछ कॉमन सेंस लगना शुरू हो जाएगा। सही है। दैट इज द ह्यूमन वे ऑफ लर्निंग। दैट इज यस हाउ सर। अल्लाह हैज मेड ह्यूमन ब्रेन। डज इट मेक सेंस? यस सर। जी, किसी और साथी क्वेश्चन? जी सर काइंडली ये जो एक वो टॉपिक्स जो आप समझते हैं कि ये मस्ट आने चाहिए, वो आप लिस्ट शेयर जो आपने बताया वो शेयर कर दीजिए। आई कोड गुरु पे जितने टॉपिक है ना, ये सारे मस्ट आने चाहिए, बस क्लास में आते रहे। जी वो तो काफी मेरी तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये कि इंशाल्लाह आगे आगे। और आप यानी कि सिवाय मेरे ख्याल में डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे टाइम नहीं लगाना चाहिए, और बेसिक डाटा स्ट्रक्चर पे टाइम नहीं लगाना चाहिए। एडवांस डाटा स्ट्रक्चर को चॉइस में छोड़ देना चाहिए। अब वो ग्राफ के कौन से टॉपिक हैं जो आप कह रहे हैं कि ये
ग्राफ के 10-12 बेसिक सवाल हैं। BFS, DFS, फाइंड अ लूप इन अ ग्राफ, और ये टोटल 10-12 बेसिक, वो जो क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू में ग्राफ के 10-12 सवाल दिए हुए हैं ना, बस वो वाले। उससे अगले वाले क्वेश्चंस को, ग्राफ में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो आप BFS या DFS से ना करते हो जाता है। जो एडवांस एल्गोरिदम ग्राफ के, वो ज्यादा एफिशिएंटली करते हैं। लेकिन अगर आप ग्राफ एक्टिवली नहीं पढ़ रहे तो एडवांस एल्गोरिदम को भूल गए होते हैं। तो इंटरव्यू तो इट इज अ रीजनेबल रिक्वेस्ट टू द इंटरव्यूअर कि जनाब मैं इसको ना BFS या DFS से करके दिखा देता हूँ आपको। सही है। तो तो वो जो है, तो जो ग्राफ के वो 10-12 बेसिक क्वेश्चन है, क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू ऑनलाइन फ्री बुक पढ़ी है, वो जो क्वेश्चन है वो आने चाहिए बस। और बेसिक एल्गोरिथम्स के अलावा बाकी ज्यादा जो एल्गोरिथम्स हैं उन पर टाइम जाया ना करें। बेसिक एल्गोरिथम क्या है, वो जो सर्चिंग की 3-4 टाइप्स हैं वो है, सॉर्टिंग है, ट्री है, ग्राफ है, लिंक्ड लिस्ट है, बस। हीप है। इसके अलावा कोई और डाटा स्ट्रक्चर आ जाता है जो कोई काम ज्यादा एफिशिएंटली कर देता है, उसे देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नो बडी एक्सपेक्ट कि वो आपको आता होगा। जी, किसी और साथी क्वेश्चन? सर ये थैंक यू सो मच। मैं अब काफी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इसको मैं क्रैक कर सकता हूँ। आई एम इन द पोजीशन। इंशाल्लाह जी, व्हाई नॉट। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जो कंप्यूटर साइंस की फंडामेंटल है नेटवर्किंग की और ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये फैंक इंटरव्यू के लिए जरूरी है हमें? हाँ, ये 2 दिन में हो जाती हैं सारी। ये कंपाइलर कंस्ट्रक्शन वगैरह ये सारी चीजें? नहीं, कंपाइलर कोई नहीं पूछता। फैंग के इंटरव्यू में सिर्फ लीड कोड पूछा जाता है। जो बाकी चीजें हैं फैंग के इंटरव्यू के लिए, वो बंदा हफ्ते डेढ़ में कर लेता है। तो फैंग के लिए आपकी सिस्टम वर्थ डिजाइन, कितनी है, हाँ, फैंग के लिए आपकी वर्थ कितनी है ये पता चलता है आपका, कि आपको लीड कोड कितना आता है। और सिस्टम डिजाइन की कितनी प्रिपरेशन करनी चाहिए और किस तरह करनी चाहिए? हफ्ते डेढ़ में वो तैयार हो जाता है। जबरदस्त सर, बिल्कुल। सही, लीड कोड इज द मेन थिंग। जी, किसी और साथी क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन क्वेश्चन था कैरियर के हवाले से, कि मैं कंफर्म करना चाह रहा था कि क्या मैं अब सही पथ पे जा रहा हूँ कि नहीं। एक्चुअली अभी प्रोफाइल तो मेरी बहुत स्ट्रांग हो गई है, पहले स्टार्ट में सिर्फ CGPA थी उसमें। और जो है ना, तो मैं सोच रहा था कि अभी ड्यूलिंगो कर लूँ, उसके बाद अप्लाई स्टार्ट कर लूँ और प्रोफाइल पे भी वर्क करूँगा। तो अगर उसको कंफर्म कर दे। आपका सेमेस्टर कौन सा? जी सर, 8 सेमेस्टर। हाँ, तो पहले डीलिंग को कर लें और उसके बाद प्रोफाइल पे काम करते रहें, बिल्कुल। ओके सही। अब एक क्वेश्चन थैंक यू मेरा सर। है। अच्छा, मैंने अप्लाई किया तो मैंने नोट किया पैटर्न यूनिवर्सिटीज में। एक यूनिवर्सिटी है वो उसने मेंशन किया कि GRE हमारी रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमारा कोई मिनिमम स्कोर नहीं है। तो मैंने उनकी एप्लीकेशन फीस भी थी $60। मैंने फिर उनको ईमेल की कि आप वेव करेंगे, तो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया, आप एप्लीकेशन सबमिट करें, हम वो वेव कर पाएंगे। और आइल्स की भी जो रिक्वायरमेंट है उनकी, बस वो बैंड 6 है। और बल्कि ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपका कम्युनिकेशन, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश है, तो मुझे लगता है वो वेव हो सकता है। तो मुझे वो जो उनसे इंप्रेशन ही मिल रहा है कि GRE भी उन्होंने जैसे कहते हैं ना, उर्दू में ब्राय नाम रखा हुआ है कि आप कर लें तो अच्छा है, कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, ये क्या एक्सपेक्ट कर रही होती हैं? आपका क्या इसमें एक्सपर्ट एडवाइस है? एक्सपर्ट एडवाइस ये है कि दुनिया में मेहनती लोगों की शदीद कमी है, और इसलिए उन्हें जो भी बंदा मिल जाए वो रख लेते हैं। बेसिकली GRE आइल्स वगैरह उन्होंने रखे हुए हैं कि इससे पता चलता है कि बंदा सीरियस है और बंदे को काम आता है। लेकिन ओवर द इयर्स उन्होंने देखा कि लोग GRE में बड़ा स्कोर लेके आते हैं, CGPA भी बड़ा बहुत ज्यादा होता है,
आईएलटीएस भी बहुत अच्छा होता है। जब काम करने की बारी आई तो स्टूडेंट किसी काम का नहीं होता। ओके। तो इसलिए जब वो सीवी पे देखते हैं ना कि बंदे ने स्टैनफोर्ड में पढ़ाया हुआ है, हार्वर्ड में पढ़ाया हुआ है, तो कहते हैं यार ये बंदा जो है ना, ये लगता है ये असली रेस जीतने वाला घोड़ा है। तो अगर इसने जीआरई नहीं भी किया हुआ ना, तो इसे एग्जाम्पशन दे के इसे पकड़ लो, वरना इसे कोई और यूनिवर्सिटी पकड़ लेगी। तो जो टॉप की 10-15 यूनिवर्सिटियां, उनके अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज को मसला ये होता है कि एक ही बंदा 6-6 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लेता है, और वो एक जगह जाता है, बाकी 5 को बताता भी नहीं है कि मैं नहीं आ रहा। तो इसलिए यूनिवर्सिटीज बड़ी स्पीड से बंदे को फिर बुक करती हैं, एडवांस बुकिंग करती हैं बंदों की। यानी कि डेडलाइन यूनिवर्सिटी की दिसंबर में होती है, और वो अगस्त में बंदे को साइन करके बैठ चुकी होती है कि हम तुम्हें I-20 दे रहे हैं, बस हम आना हमारे पास ही है। तो ये तो हम खुद भी क्या कहते हैं देख रहे हैं होता हुआ। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर प्रोफेसर को बताने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए डीप लर्निंग या एमएल कितने लेवल की आनी चाहिए, तो किस लेवल थोड़ी की बहुत आनी आती हो चाहिए? ठीक है, ज्यादा ज्यादा आने की जरूरत नहीं है। तो वो जो है, आप बेसिकली, आप आपका कौन सा सेमेस्टर है अभी? सर मेरा कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो आपका अभी तो फिलहाल तो आप आइल्स करें, बाकी हैकाथॉन में जाना शुरू कर दें, और हैकाथॉन में जिस प्रोजेक्ट में जाए ना, वो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। सर 2-3 हैकाथॉन्स में मैं गई थी, उसमें जस्ट जेन एआई के ही किए हैं, लेकिन जब मैं अप्लाई कर रही हूँ ना अभी, तो मोस्टली उन लोगों को एआई और लाइक उन्होंने एक्सप्लेन किया होता है डीएल एमएल ये चीजें, क्योंकि आप मैंने मॉडरेटर हैं? काम। आप मॉडरेटर हैं? जी सर। हाँ, तो वो सारे शाम से पूछ लें कि AIML कितनी आनी चाहिए, वो आपको बता देंगे। सारे शाम का पता ना, जो मॉडरेटर हैं हमारे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर वो मेरा जो है नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है, नॉन टेक पेट्रोलियम इंजीनियर स्टूडेंट हूँ मैं, थर्ड ईयर। तो क्या मैं यूएस में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मतलब मास्टर्स के लिए? लीड कोड और AI, वही चीजें जो हम करवा रहे हैं। पार्टिसिपेट्स करने सर इसमें हैकाथॉन में? अगर आपने स्कॉलरशिप लेना तो फिर जरूरी है अप्लाई करना, फिर पार्टिसिपेट करना जरूरी है। ओके। सर ये जो अभी रिसेंटली जो ट्रम्प ने किया है, और स्पेशली चाइना के ऊपर काफी प्रेशर डाला है, तो आपके ख्याल में उनके स्टूडेंट डिस्टर्ब होंगे इससे, उनका एडमिशन? पहली बात तो ये है, देखें, अभी 2 महीने पहले न्यूज आई थी कि गूगल ने एक ऐसी क्वांटम चिप बना ली है जो कि करंट सुपर कंप्यूटर से कोई 5,000 गुना तेज है। इस न्यूज से आपको क्या पता चला? ये पता चला कि आप सिस्टम ज्यादा फास्ट काम करेंगे। नहीं नहीं, वो करंट सिस्टम से 5,000 गुना तेज है। तो इससे ये पता चला कि जितने दुनिया में सिक्योरिटी के एल्गोरिदम है, वो तो सारे ब्रेक हो जाएंगे सेकंड्स में। ओ, सही। बिट माइनिंग भी बड़ी स्पीड से होना शुरू हो जाएगी, इंटरनेट भी तेज चलना शुरू हो जाएगा, तो दुनिया उलट पुलट हो जाएगी। ऐसा ही है। जी सर। लेकिन जिन बंदों को क्वांटम कंप्यूटिंग की थोड़ी सी भी समझ बूझ है, तो उन्हें पता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग अभी तक मैथ का सिर्फ एक ही फंक्शन सॉल्व करता है, बाकी करता ही नहीं है। ओवर स्पीडिंग की वजह से। नहीं नहीं, वैसे ही उसमें भी इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पा रहे। और वो जो एक फंक्शन है वो किसी काम का नहीं है। आप बताएं कि इस न्यूज से क्यों फर्क पड़ेगा? क्या ये न्यूज है भी सही? नहीं, कंफर्म नहीं है सर।
नहीं नहीं, क्या इस बात की इतनी औकात है कि इसे न्यूज में भेजा जाए? मैं ये पूछ रहा हूँ। इट डज नॉट इम्पैक्ट एनीबॉडी, इट डज नॉट चेंज एनीथिंग। तो भाई मेरे, अमेरिका में बैठे हुए अमेरिका की न्यूज जब आप पाकिस्तान में पढ़ते हैं ना, तो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम बंदा गलत समझ रहा होता है उसका मतलब। सही है। यस। तो इसलिए इन चीजों को ज्यादा सीरियस नहीं लिया करते। देखे ना, एक रेस जीतने वाला घोड़ा है तो उसे कोई ना कोई बंदा ले जाएगा जिसने रेस जीता नहीं है। और अगर एक घोड़ा खुद ही मरियल सा चला, उससे जाता नहीं है, तो उसके लिए किसी रेस में कोई जगह नहीं है। तो इसलिए आपका कैरियर डिपेंड करता है कि आप कितने प्रिपेयर्ड हैं, ट्रम्प पे डिपेंड नहीं करता। सर इसमें एक बात और भी है, अगर आप इजाजत है मैं ऐड कर सकता जी। देखें दुनिया में जो ह्यूमंस है उसकी इम्पोर्टेंस इस तरह से है। देखें अगर हम चीज़ों को अंडरस्टैंड टेक्निकल व्यू से करें और उनका इकोनॉमिक फैक्टर को अगर हम इग्नोर कर दें तो हमें चीज़ें समझ में नहीं आती। देखिए दुनिया में हर चीज़ की डिमांड एंड सप्लाई होती है। दुनिया ने बिल्कुल। मॉनेटरी गेन्स के ऊपर चलना होता है। अगर वो मॉनेटरी गेन्स ह्यूमंस के बिटवीन एक कंपटीशन का नाम है। आप ह्यूमंस को ही निकाल देंगे तो वो डिमांड कैसे क्रिएट करेंगे? तो ह्यूमंस की जो रिक्वायरमेंट है वो हमेशा एग्जिस्ट करेगी। लेकिन वो इंसान जो अपने आप को तैयार रखेगा, उस चीजों के साथ अडॉप्ट करेगा, तो वो उसको अडॉप्ट कर लेगा। उसकी बिल्कुल। डिमांड रहेगी। बिल्कुल, और वैसे भी हर बंदा अपने आप को ठीक कर सकता है ना, वो ट्रम्प को तो कोई ठीक नहीं कर सकता। तो इसलिए अपने आप को बेस्ट शेप में रखें, प्रिपेयर्ड रखें, तो आपकी दुनिया में डिमांड रहेगी। अगर आप इस चक्कर में है कि तुक्का लग जाएगा तो फिर कोई डिमांड नहीं है। तो न्यूज का, मीडिया का ज्यादा होने का ये मतलब नहीं है कि आप ज्यादा न्यूज पढ़ के उन सब से इम्पैक्ट हों और आपकी मोटिवेशन खराब हो। तो इसलिए न्यूज कम पढ़ा करें। क्या अमेरिका आने के लिए न्यूज पढ़ना जरूरी है? अगर जरूरी नहीं है ना तो फिर नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि इनका साइकोलॉजिकल डिप्रेशन बहुत बुरा होता है, इम्पैक्ट बहुत बुरा होता है। जी, किसी और साथी क्वेश्चन? सर मेरे एक क्वेश्चन है कि फ्रंट एंड या बैक एंड स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाने का बेस्ट तरीका क्या है? इनके हैकाथॉन में जाके ये बना दूं? आपने बनाने क्यों? सर वो स्लैक में पूछा था, तो वहां पे यही उसके लिए एडवाइस हो रहा था जॉब के लिए, कि अगर किसी स्पेसिफिक रोल के लिए जॉब आपने चाहिए। जॉब क्यों करनी है? सर वो आपसे शेयर किया था, तो वो उसमें वो यही था कि अभी वो फील्ड वर्क के लिए जो है वो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस मीट करने के लिए मैं जॉब कर लूं, तो ये है कि फिर हम्म। बाद में लीव कर दूं। हाँ, सही है, सही है, सही है, सही है। तो आप इसमें से फ्रंट या बैक में से किसी भी एक चीज पे फोकस कर लें और फिर फुल स्टैक डेवलपर बन जाएं। यूडेमी से फुल स्टैक डेवलपर के 2 को कोर्स पकड़े, $10-10 के मिल जाते हैं सेल पे। वो खत्म करें तो और अपने आप को एज अ फुल डेवलपर, क्या कहते हैं, मार्केट करें तो आपको जॉब मिल जाएगी। क्या, फुल स्टैक डेवलपर की जॉब ज्यादा होती सही। है। सही है। और क्या कहते हैं, बैक एंड पे ज्यादा पुश करें जरा, फ्रंट एंड पे कम करें पुश। कोडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बैक एंड पे कोडिंग होती है, फ्रंट एंड पे कलर अच्छे करना, डिजाइन अच्छा करना, इन चीजों की ज्यादा जॉब्स नहीं होते। चलें जी, हमारा टाइम भी पूरा हो गया।
सर थैंक यू सो मच सर। सोलन, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। और एक बात याद रखें सब लोग, जो लोग क्लास में आके बोलते नहीं है ना, तो वो 10% से ज्यादा गेन नहीं करते। तो इसलिए क्लास में एक्टिवली बोला करें। दूसरे अल्फाज में वो लोग अपना टाइम जाया कर रहे हैं, आप उन्हें कहीं जाता वो नहीं देखेंगे। उनकी सक्सेस स्टोरीज बहुत कम आएंगी, तो इसलिए बोला करें। किसी का कोई और कमेंट? सर ये एक छोटा सा क्वेश्चन था ये फंडिंग के हवाले से कि ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, यानी कि और जिस पोजीशन पे हम अप्लाई करते हैं उस पर डिपेंड करता है या फंडिंग, इसके हवाले से अगर थोड़ा सा गाइड कर दें। आपका क्वेश्चन बहुत जेनेरिक किस्म का। आपने कैरियर काउंसलिंग की मेरी 4 टॉक्स देखी हुई हैं? जी सर बहुत पहले देखी थी तो दोबारा से देख लूंगा। हाँ, थैंक दोबारा यू। देख लें वो। दूसरा, फंडिंग इस पे डिपेंड करती है ओके। कि आपका प्रोफाइल कितना अच्छा है। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, एक्चुअली ना अच्छे स्टूडेंट बहुत कम मिलते हैं, तो प्रोफेसर के लिए सबसे क्रूशियल काम होता है कि उसने अगले 5 साल जिस बंदे के लिए काम करना है ना, वो बंदा अच्छा हो। और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो बंदा अच्छा नहीं होता, मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो इसलिए अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो प्रोफेसर या तो कहेगा मैं खुद फंडिंग ढूंढ लूं क्योंकि मुझे बंदा मिल गया, या वो अपने किसी दोस्त को रिकमेंड कर देगा। तो इसीलिए फंडिंग आपके ऊपर डिपेंड करती है, बाकी किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती। अगर आपको वो डोमेन नहीं आती लेकिन प्रोफेसर को लग रहा है कि ये बंदा काम करने वाला है, तो वो आपको चीज़ सिखा लेगा। और अगर आप कमज़ोर हैं तो आपको डोमेन में थोड़ी बहुत आती भी है, तो प्रोफेसर विल नॉट शो इंटरेस्ट। तो चलें, ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। अगर किसी और का थैंक कोई यू सर। है तो जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।